नमस्ते। मेरा नाम रामवीर तंवर है और मैं मरे हुए तालाबों को जिंदा करने का काम करता हूँ। ऐसे तालाब जो कभी हमारे गाँव की शान हुआ करती थी, जिनमें कभी बच्चे उछल कूद कर नहाया करते थे, जिनमें कभी हमारी गायें भैंसे आराम से घंटों घंटों नहाया करती थी, लेकिन अभी या तो वो ख़त्म हो चुके हैं, उन पर कोई बिल्डिंग बन गई है, कोई पुलिस स्टेशन बन गया है, या वो डंपिंग यार्ड बन गए हैं। यदि आप या आपके पेरेंट्स कोई भी अगर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उनसे पूछिएगा, उनकी बहुत सुंदर मेमोरीज इन तालाबों के साथ जुड़ी हुई होंगी। या तो वो खुद इसमें नहाए होंगे या उसके किनारे खेले होंगे, लेकिन आज के बच्चों के नसीब में शायद ये चीज़ें नहीं हैं। खेलना तो दूर, आज बच्चे उनके पास से निकलना भी अच्छा नहीं समझते, और निकलते भी हैं तो नाक पर रुमाल लगा के निकलना पड़ता है। मैं ऐसे ही तालाबों को फिर से उसी कंडीशन में रिवाइव करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इन तालाबों को रिवाइव करना शुरू हुआ जब मैं खुद भी एक स्टूडेंट था और बीटेक की लास्ट ईयर में था। उस समय पे मैं पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी चला रहा था, जिसमें 9th 10th 11th 12th के बच्चे जुड़े हुए थे। तब दिमाग में एक विचार आया कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो ईवीएस है, आजकल के बच्चे ईवीएस की किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बातें हैं, चाहे वो पानी बचाने की बातें हैं, तो क्या इनका हम जो डेली लाइफ है उसमें कुछ यूज होता है, या सिर्फ ये अच्छा मार्क्स लाने का एक जरिया है। सच तो यही है कि अच्छा मार्क्स लाने का सिर्फ एक जरिया है। हम पूरे दिन चाहे वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात करें, लेकिन घर पर आके वही समरसेबल का बटन दबा देते हैं, जिससे 1 लीटर पानी की जरूरत होती है और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका होता है। उसी समय पे ये एक छोटा सा कैंपेन शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो वीकेंड पे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए, दीवारों पे पोस्टर चिपकाया, छोटे छोटे पैम्पलेट बनाए। उस समय पे काफ़ी पेरेंट्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि एक कहावत है कि हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर पड़ोस के घर से ही निकलते हुए अच्छे लगते हैं। हमारा खुद का बच्चा आईआईटी में जाना चाहिए, उसके 90% मार्क्स आने चाहिए, उसको देशभक्ति की बातों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और पड़ोसी का बच्चा वो आंदोलन में जाए, ये सारी चीजें करे। तो वही ढंग था हमारा भी। काफी पेरेंट्स ने आके क्रिटिसाइज किया कि हमने बच्चे देशभक्ति की बातें पढ़ाने के लिए नहीं भेजे हैं, हमें 90% मार्क्स चाहिए, इसलिए आपको आपके पास ट्यूशन में भेज रहे हैं। खैरहाल, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि आप छोटी सी उम्र में इतने अच्छी बच्चे को बात सिखा रहे हैं, तो हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे भी सच में नहीं पता था कि ये कैंपेन जो एक मजाक मजाक की तरह शुरू हुआ था, बाद में क्लीन ड्राइव्स में बदलेगा और क्लीन ड्राइव्स से तालाबों तक पहुंच जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। अच्छी किस्मत थी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल गई, लेकिन जैसे आज आपके घर में या खुद भी आप टीचर हैं, इंजीनियर है, कुछ भी है, तो आप जॉब करते टाइम कई बार हम 8 बार टाइम देख लेते हैं। 8 घंटे की जॉब होती है, 8 बार टाइम देख लेते हैं कि कब छुट्टी हो। कई बार हमें जब मंडे को ऑफिस खुलता है तो फिर से हम सैटरडे की वेट करने लगते हैं, फिर से सैटरडे आएगा, फिर से 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो वही हाल था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी कई बार घड़ी देखता था कि कब छुट्टी हो और मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि मेरी जो कंपनी थी उसका ऑफिस टाइमिंग बड़ा अच्छा था। सुबह 5 बजे जाओ और दोपहर 2 बजे घर आ जाओ, और 2 बजे के बाद यही सारी एक्टिविटी, किसी गांव में जाके जल चौपाल अटेंड करना है, तालाब पे क्लीन ड्राइव करना है, या कुछ बहुत सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट थे उनके ऑफिस में जा जाके वो कैसे करते हैं, कैसे आरटीआई फाइल करते हैं, कैसे एनजीटी में केस फाइल करते हैं, वो सारी चीजें सीखता था। हालांकि आज भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी शिद्दत से मुझे चीजों को सिखाया और मेरे वो आज भी काम आ रही हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फुल टाइम ये करता रहूं और पार्ट टाइम अपना जो पैशन है उसके लिए कुछ करता रहूं। मुझे एक चीज तो कोई सी छोड़नी पड़ेगी।
और फिर मैंने अपने जो कंफर्ट जोन होता है जिसमें आपको हर महीने सैलरी आ जाती है, वो मैंने छोड़ दिया। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट डिसीजन है वो सबकी लाइफ में यही होता है कि कैसे कंफर्ट जोन से निकला जाए। वो मैंने छोड़ के फुल टाइम इसमें किया। कुछ टाइम फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, लेकिन फिर धीरे 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 इस तरह के मैंने छोटे छोटे कोर्सेस ज्वाइन किए जिसमें नॉलेज मिली। नॉलेज का सदुपयोग किया और मैं तालाब एक्सपर्ट बन गया। उसके बाद बहुत सारे, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हो, मिनिस्ट्री हो, एनजीओ हो, कॉरपोरेट हो, सब में एज ए कंसल्टेंट, और एक मेरी छोटी सी एनजीओ है से अर्थ नाम से। मेरे पास बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो मुझसे भी ज़्यादा रात दिन उस एनजीओ की मदद से काम करते हैं। वो सारी चीज़ें आज तक फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, और आज हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह हम लगभग 40 से ज़्यादा तालाबों को रिवाइव कर चुके हैं। तालाबों को रिवाइव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे तालाबों को रिवाइव करना, कैसे रिवाइव करना है, क्या करना है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आज हमारी जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है। या तो वो यूट्रोफिकेशन की वजह से वाटर हाइसिंथ है, या उसमें जो लोगों ने कचरा फेंका हुआ है उसके ऊपर कचरा दिखता है, और पानी निकालते हैं तो नीचे भी कचरा दिखता है। कई बार हमें 2 से 3 फीट की एक लेयर दिखाई देती है जिसको भेदना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना उसकी वजह से बहुत इम्पॉसिबल सा दिखाई देता है। तो ये, चाहे वो वाटर हाइसिंथ रिमूव करना, गार्बेज निकालना, डिसिल्टिंग करना, लैंडस्केपिंग करना, फेंसिंग, प्लांटेशन, और ये सारी चीजें की। शुरुआत में ये जो भी एक आम आदमी करता है वही की, लेकिन बहुत सारी गलती की, बहुत सारे फेल हुए। तालाब रिवाइव किया और वो 1 साल बाद फिर से वैसा ही हो गया। गलतियों से सीखा और धीरे धीरे पता चला कि तालाब रिवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसमें बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे उस तरफ अट्रैक्ट करें। उसके लिए पॉन्ड्स के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए जिसकी तरफ माइग्रेटरी बर्ड्स अट्रैक्ट हुए। उसके बावजूद भी बहुत सारे तालाब ऐसे थे जो आज रिवाइव किए हैं और अगली साल देख रहे हैं तो फिर वैसा ही हो गया। क्योंकि जहां से भी हमें आपकी मदद मिले, या किसी कॉर्पोरेट की मिले, एनजीओ की मिले, सरकार से मिले, तो वो लाइफ टाइम के लिए मेंटेन के लिए कोई ऐसी प्रोविजन है नहीं। तो कुछ किसानों की मदद से उनको ट्रेनिंग दिलवाई एक्वाकल्चर की, जैसे फिश फार्मिंग, लोटस फार्मिंग, सिंगाड़ा की खेती, ताकि लोगों की इनकम जनरेट हो और तालाब सेल्फ सस्टेनेबल बन सके। सेल्फ सस्टेनेबल मीन्स कि उनकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो तालाबों से आए। उस मॉडल से हम बहुत सारे तालाबों को बचा पाए और बहुत सारे लोगों को इससे इनकम जनरेट हुई, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। आज भी वो सारे परिवार, जब भी मैं मिलता हूं तो बड़े एहसानमंद लोगों की तरह देखते हैं, मिलते हैं कि भाई साहब आपकी वजह से हमारी इनकम जनरेट हो रही है, हमारा परिवार चल रहा है। बल्कि मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरा कोई एहसान नहीं है, आप लोगों का मुझ पे एहसान है कि आप तालाब को फिर से गंदा नहीं होने दे रहे हैं या उस पर कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। इस वजह से, इस मदद से हमने तालाबों को रिवाइव किया है। हालांकि जब शुरुआत किया था तो ये बताने में भी थोड़ी बहुत झिझक आती थी कि मैं करता क्या हूँ। कई बार मेरे परिवार भी मुझसे, फैमिली मेंबर मुझसे पूछते थे कि ऐसा क्या काम करते हो तुम, कपड़े डेली तुम्हारे गंदे होके आते हैं। और जब मैंने जॉब छोड़ी तो सच बताऊं, मैंने बहुत दिन तक, तो लगभग 6 महीने तक तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दी। और ये झूठ छिपाने के लिए मैं जिस टाइम सुबह ऑफिस के लिए जाता था उसी टाइम के लिए मैं तालाबों के लिए भी निकलता था। जिस टाइम ऑफिस से आता था उसी टाइम में घर वापस आता था। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाती है। घर वालों को इस बात का ज्यादा दुख था क्योंकि मैं परिवार का पहला ऐसा सदस्य था जिसने 10th पास करके 11th में एडमिशन लिया है। अदरवाइज चाहे मेरी मम्मी ने कभी स्कूल नहीं देखा और पापा मेरे 10th तक हैं। और परिवार में भी सबका यही है, भैया ने 10th पास किए 3 बार में। हालांकि मैं ये परिवार की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बताना चाह रहा हूं कि उस परिवार की क्या एक्सपेक्टेशंस मुझसे जुड़ी हुई थी कि आप शहर में नौकरी करने जाएं, परिवार या रिश्तेदारों को बताते हुए भी अच्छा लगे। लेकिन क्योंकि ये काम समाज में बहुत छोटे दर्जे का समझा जाता है, और अगर आपसे कोई कहे कि लड़का बीटेक एमटेक करने के बाद जोड़ साफ करता है, जोड़ मतलब एक तरह से जैसे नाली साफ करना होता हो, तो अपने आप में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस था परिवार के लिए।
लेकिन मैंने उनको उस टाइम पे भी विश्वास दिलाया कि ये काम बहुत सम्मानजनक काम है और अब नहीं मिलेगा तो समाज को एक दिन हमें सम्मान देना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन आपको एक दिन तारीफ भी करेंगे। खैर, आप लोगों का सहयोग मिला और सपोर्ट भी हुआ और आज वो चीजें मुझे दिखने लगी हैं कि जब ये शर्मिंदगी की बजाय सम्मानजनक काम बन गया है। खुद अभी कुछ दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मन की बात में कई मिनट तक इस काम का जिक्र किया और उसके बाद खुद गाजियाबाद नगर निगम ने मुझे गाजियाबाद का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यहाँ तक कि मैंने कभी अपनी लाइफ में, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उसके अलावा किसी, चाहे आईआईटी हो या फिर बहुत अच्छे कॉलेज हो, कभी पढ़ने का भी सपना नहीं देखा था। लेकिन आज बहुत सारी जगह टेडेक्स स्पीकर बन के भी जाता हूँ, आईआईटी जैसे संस्थानों में गेस्ट स्पीकर, पीएचडी जैसे बच्चों को जो स्कॉलर्स हैं उनको थीसिस लिखवाने में मदद करता हूँ। हालांकि मैंने कभी पीएचडी नहीं की, लेकिन हर साल अभी 4-5 बच्चों को थीसिस में मदद कर देता हूँ। ये काम कोई हो सकता है मैं जॉब में नहीं कर पाता, लेकिन इस जो गंदगी भरा काम समझा जाता था, उस काम ने इतना सम्मान दिया है। आज भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो फोन करते हैं डेली, बहुत सारे फोन डेली आते हैं, जी हम भी आपकी तरह तालाबों को रिवाइव करना चाहते हैं अपनी जॉब छोड़ के, या हम भी कल से ये काम करना चाहते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। या सबका एक क्वेश्चन आता है, जी हम कैसे पता करें कि आपका पैशन है क्या, आपका पैशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। और इंडिया में लोगों के दुख का जो कारण है सबसे बड़ा यही है कि लोग जो कर रहे हैं पेट भरने के लिए, सच में वो उनका पैशन नहीं है। लोगों का मन किसी काम में है, वो करना कुछ और चाहते हैं। आपने देखा होगा कई बार आईएएस और पीसीएस जैसे लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, क्योंकि उनका मन कहीं और था, उनका पैशन कुछ और था, काम वो कुछ और कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको पास अच्छी गाड़ी है या अच्छी नौकरी है तो वो आपका पैशन था। नहीं, कई चीजें हम मजबूरी में भी करते हैं और पैसा आ जाता है। पैशन और प्रोफेशन, अगर आपको अपना पैशन चेक करना है तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबा आपको सूत्र लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए आपको सिंपली एक ट्रिक समझनी है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, कई बार उसको पूरा दिन हो जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, शाम को मम्मी पूछती है आज तो तूने खाना ही नहीं खाया, आज तो दूध ही नहीं पिया, तूने कहाँ था पूरा दिन। तो उसका बच्चा का जवाब कई बार सुनते हैं ना, मम्मी मैं तो भूल ही गया, मैं तो आज खाना खाना ही भूल गया। क्योंकि वो जो भी कर रहा था, जो भी वो खेल रहा था, उसमें वो उतना तल्लीन हो चुका था कि वो भूल गया, उसमें वो रम गया। यहाँ तक कि वो खाना खाना भूल गया, उसने कोई टाइम सेट नहीं किया, जी मुझे 2 घंटे खेलना था, लेकिन 8 घंटे खेलता रहा। कई बार हम जॉब में भी यही होता है, जब आपका पैशन होता है तो आप 8 घंटे की जॉब में भी आपको ये लगता है कि यार 2 घंटे और हो जाता तो आज शायद ये काम और हो जाता। जब आप काम के चक्कर में खाना भूल जाएं, जब आप टाइम देखना भूल जाएं, ये आपका पैशन है। तो चाहे आपको नाली साफ करने पड़े या मेरी तरह जोहड़ साफ करना पड़े, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करें कि आज रामवीर को प्रधानमंत्री जी ने सराहा है या रामवीर जी आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो मैं भी ये काम करूंगा। नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। आज अगर ये नहीं करेंगे तो हो सकता है अगली पीढ़ी को बहुत सारी चीजें हैं जो सुख हमने भोगते हैं। आज मेरी बेटी है, वो कहती है पापा स्विमिंग पूल में मुझे एडमिशन लेना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है। जब वो उसने ये बात बोली तो मुझे अपने दिन याद आ गए। सच में मैंने कैसे स्विमिंग सीखी थी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। मेरी बचपन की कुछ जिम्मेदारी थी कि बहुत सारी भैंस थी हमारे घर में, उनको जंगल में घास चुगाने ले जाना पड़ता था डेली। स्कूल के बाद अपना प्लास्टिक के थैले में किताब रखी, और वो प्लास्टिक का थैला इतना मल्टीटास्किंग होता है कि बारिश पड़े तो ओढ़ लो, कहीं बिछाना है किताब निकालो बिछा लो, किताबें रख लो, और बारिश का कोई डर नहीं उसमें किताब भीगने का। तो बीच में हमारे में नहर पड़ती थी एक, अगर दूसरे रास्ते से जाएं तो काफी लंबा था, अगर उसी से जाएं नहर के बीच में से क्रॉस होकर जाएं तो भैंस पानी भी पी लेती थी जाते टाइम, और वो होता था। तो उस टाइम पे मैं 5th या 6th क्लास में हुआ करता था। तो नहर को क्रॉस करने के लिए कई बार हम क्या करते थे, पूरा नंगा होके सारे कपड़े उस प्लास्टिक के थैले में रखे,
एक हाथ से भैंस की पूंछ पकड़ी और दूसरे हाथ में थैला। भैंस क्रॉस कर जाती थी, हम भी उसी के साथ क्रॉस कर जाते थे। उसमें उतना परफेक्ट हो गए स्विमिंग करते करते कि आज मुझे आप कितनी भी गहरी नहर में फेंक दो, मैं अपनी बेटी से कहता हूँ तुम स्विमिंग में सीख तो लोगी, लेकिन वैसा नहीं सीख पाओगी जैसा एक नेचुरल तालाब में सीख सकते हैं, या नेचुरल नदी में, या नेचुरल नहर में सीख सकते हैं। क्योंकि आज जिस नहर में सच में मैंने तैरना सीखा है, वहां पे कोई नहर है ही नहीं, वहां पे सिर्फ एक नाला बहता है, और नाले में अगर उसमें आप हाथ लगाने की भी कोशिश करें तो इन्फेक्शन हो जाता है। और ये सिर्फ नहरों का हाल नहीं है। इस साल मैं लगभग 3 से 4 ऐसे तालाबों को रिवाइव कर रहा हूं। जब मैंने वहां पे रिवाइव करने के लिए पहुंचा और वहां के जो सीनियर सिटीजन है उनसे मैंने पूछा कि जी तालाब पहले कैसा था, तो मुझे पता चला कि जब वो छोटे थे या जवान थे तो उस तालाबों की कुछ कहावतें थी या कुछ किंवदंतियां थी कि अगर उसमें किसी के स्किन इन्फेक्शन है, कुछ दिक्कत है, तो उसमें नहाने से ठीक हो जाती थी। ऐसे ऐसे तालाब भी हैं आज भी, और अभी भी हरियाणा में कुछ ऐसे तालाब बचे हैं या कुंड बचे हैं जिसमें नहाने से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ऐसे 3 तालाबों को इस साल मैं रिवाइव कर रहा हूं जिसकी यही कहानियां जुड़ी हुई है। बल्कि अभी उल्टा है, वैसे किसी को इन्फेक्शन ना हो और वो तालाब में नहा ले तो उल्टा इन्फेक्शन हो जाएगा। कई बुजुर्ग कहते थे बचपन में अगर हमारा सिक्का गिर जाता था इस पानी में तो हमारा सिक्का दिखता था, हम निकाल लेते थे उसको, अठन्नी चवन्नी जो भी होते थे। आज मैं कहता हूं बाबा अगर आप खुद गिर गए गलती से इसमें तो सिक्का तो दूर, हम आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। ये कहानी पिछले 20 साल में बदली है, और मैं चाहता हूं कि जो सुख मैंने लिए हैं तालाबों के साथ, नदियों के साथ, नहर के साथ, वो अगली पीढ़ी भी ले। जब मैं कहता हूं कि एक दिन पानी के लिए आप तरस जाएंगे या पीने के पानी नहीं मिलेगा, तो लोग हंसते हैं। और लोग जब भी हंसते थे जब दिल्ली के लिए ही बातें होती थी कि आप 20 साल बाद सांस लेने के लिए मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देखो सच है, आप सांस नहीं ले पाते बिना मास्क के सर्दियों में। और वही बात हमारे साथ होने वाली है अगर नदियों को, तालाबों को हम नहीं बचा पाएंगे। मैं आपसे फिर से लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए किसी टीम की कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले शुरुआत करें, टीम अपने आप बन जाएगी। आपसे वैसे ही लोग टकराएंगे, चाहे वो एनजीओ के लोग हों, सरकार के लोग, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही लोग आपसे मिलते चले जाएंगे और आपकी एक बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी। बाकी अगर आज आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान के साथ साथ आपको एक अच्छा नजरिया भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।